आज हम लोग नया चैप्टर देखेंगे, हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। ओके। पिछले क्लास में आपका सरफेस केमिस्ट्री कंप्लीट कर दिया था। ये यूनिट नंबर 10 है ना, ये आपको मिलेगा, है ना। हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। हेलो हो गया हेलोजन कंपाउंड, है ना, एल्केन्स, और इधर एरीन्स हो गया आपका एरोमेटिक, एल्केन्स हो गया आपका जो एल्काइल ग्रुप है ना, एलिफेटिक। सो इसमें क्या है, हम लोग बात करेंगे जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड, हाइड्रोकार्बन्स की बात करेंगे यहाँ पर, वो हाइड्रोकार्बन एरोमेटिक है ना, नॉन एरोमेटिक है ना, जो भी हो एलिफेटिक, सब में जो है हम लोग क्या करेंगे, हम एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके वहाँ पर हम हेलोजन ग्रुप को लगाएंगे, है ना। चाहे हेलोजन ग्रुप कौन कौन सा है आपका पीरियोडिक टेबल में देखेंगे तो ग्रुप 17 जो है वो आपका हेलोजन है ना, जिसमें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब आपका प्रेजेंट है, करेक्ट। सो ये हेलोजन का आप बहुत ज़्यादा डिमांड देखेंगे ड्रग इंडस्ट्री में या फिर आपके नॉर्मल पॉलीमर इंडस्ट्री में। इसमें आप हेलोजन को बहुत ज़्यादा डिमांड में देखेंगे। आप जो भी मेडिसिन लेंगे, मैक्सिमम मेडिसिन में क्या है आप देखेंगे हेलोजन का यूज्ड है ना। या फिर आप सिंपल सा दे दीजिए, देख लीजिए जो कि आपका जो सॉल्ट आप लेते हैं उसमें आपका आयोडीन है, जो आयोडीन, अगर वो आयोडीन नहीं रहा तो आपको जो है गॉइटर डिजीज़ हो जाएगा, है ना। गले में वो फूल जाता है, घेंगा टाइप का गॉइटर जिसको बोलते हैं, तो वो आयोडीन ले जाकर के वो थायरॉक्सिन हार्मोन बनाता है। आप देखेंगे इस हेलोजन कंपाउंड का जो है जितना भी हैलाइड्स है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। हम लोग देखेंगे, इस चैप्टर को जानेंगे अच्छे से, करेक्ट। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं कि रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन, है ना, एटम इन एन एलिफेटिक और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, है ना। एक हाइड्रोजन को आप मिनिमम एक हाइड्रोजन को ये करते हैं, रिप्लेस करते हैं। आप दो तीन सबको रिप्लेस कर सकते हैं, फिर भी वो आपका हेलो एल्केन या हेलो एरिनसी रहेगा, है ना, बाई हेलोजन एटम, है ना। तो जैसे आप नॉर्मल अगर एल्केन लिए, आपको मालूम है एल्केन में सारे कार्बन जो है sp3 हाइब्रिडाइज रहता है ना, सब sp3 रहता है, सारे कार्बन एल्केन में। एल्कीन में sp2 रहता है, एल्काइन में sp रहता है, करेक्ट। तो इसमें हम क्या करेंगे, ये आप जब एक हाइड्रोजन को हटा करके हेलाइड ग्रुप लगाएंगे तो ये हो जाएगा आपका एल्काइल हेलाइड, है ना। एल्काइल हेलाइड बन जाएगा। सपोज एग्जांपल आपने लिया यहाँ पर इथेन CH3 दोनों कार्बन ही क्या है यहाँ पर sp3 है, करेक्ट। इसमें से एक हाइड्रोजन को आपने हटा दिया तो CH3 CH2 और यहाँ पर क्लोरीन लगा दिया, है ना। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, जैसे यहाँ अल्काइल हेलाइड है ऐसे यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये इथाइल क्लोराइड, ठीक है ना। या फिर IUPAC में जाएंगे तो क्लोरोइथेन, करेक्ट। उसी तरह से आप अगर मान लेते हैं एरोमेटिक कंपाउंड को लिया, एरोमेटिक कंपाउंड जो कि आपका सारा कार्बन क्या है यहाँ पर sp2 है, तो ये क्या बन जाएगा आपका एराइल हेलाइड, है ना, या फिर हेलो बेंजीन, करेक्ट। तो जैसे आप एग्जांपल ले लीजिए, यहाँ पर आपने ब्रोमीन लगा दिया, तो एक हाइड्रोजन हटा करके ब्रोमीन लगाया आपने, तो इसका नाम क्या हो गया आपका ब्रोमो बेंजीन, है ना। तो इस तरह से जो है हम लोग इसका कंपाउंड को पहचानते हैं, है ना, कि वो आपका जो है हेलो एल्केन्स है या हेलो एरिन्स है, वो हम लोग इस तरह से पहचानते हैं। वो sp3 में लगा हुआ है, sp2 में लगा हुआ है या sp में लगा हुआ है ना। तो इस तरह का जो कंपाउंड है ये आपका इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा इसका एप्लीकेशन है। साथ साथ में जो है डे टू डे लाइफ में भी आप देखेंगे बहुत सारा एग्जांपल इसका आपका आ जाता है लाइफ में, है ना। ये एक सॉल्वेंट जो हेलो एल्किन्स या हेलो एरिन्स है, ये सॉल्वेंट होता है। ये मैक्सिमम जो आपका पोलर और नॉन पोलर के बीच का कंपाउंड रहता है जो कि डिज़ोल्व नहीं हो पाता है, ये कंपाउंड जो है वो इस तरह जो हेलोजन से मेड सॉल्वेंट होता है वो उसको डिज़ोल्व करा देता है ना। ये हेल्प करता है
सबको डिसॉल्व करने में। करेक्ट। तो नोमेनक्लेचर देखेंगे इसका। ऐसे डिटेल नोमेनक्लेचर आप 11th क्लास में जो है देख चुके थे, है ना, लेकिन इस यूनिट में है तो हम लोग सिर्फ नाम को जानेंगे। और नोमेनक्लेचर का प्रोसेस जो है आईयूपीएसी का, वो आप मेरे एक वीडियो है उसमें आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर का ऑर्गेनिक कंपाउंड में, उसमें आप देख सकते हैं, उसमें दिया हुआ है कि कैसे आप नोमेनक्लेचर को हैंडल करेंगे वहाँ पे। करेक्ट। तो जैसे ये है CH3 CH2 CH2Br, तो यहाँ पर 3 कार्बन है ना, ब्रोमीन है, तो ये हो जाएगा 1 ब्रोमो। और हम लोग उसमें देखे थे कि हेलोजन को कभी भी हम लोग जो है सफिक्स में नहीं डालते हैं, ये हमेशा प्रीफिक्स में जाता है। करेक्ट। तो 1 ब्रोमो, 3 कार्बन है और सब सिंगल बॉन्ड है, तो प्रोपेन है ना, 1 ब्रोमो प्रोपेन। करेक्ट। उसी तरह से मान लेते हैं ये है आपका CH3 CH CH3 और यहाँ पर क्लोरो लगा हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा आपका 2 क्लोरो प्रोपेन, 2 क्लोरो प्रोपेन। करेक्ट। उसी तरह से मान लेते हैं यहाँ पर H3C CH CH3 CH2Cl, है ना, इसका नाम क्या हो जाएगा, ये 1 क्लोरो, यहाँ से नंबरिंग हो जाएगा 1 क्लोरो, ठीक है, 2 मिथाइल, 1 2 3 सॉरी 3 सेकंड पोजीशन पे मिथाइल है, मिथाइल 3 कार्बन है, तो प्रोपेन। तो ये एलिफेटिक का हो गया। करेक्ट। उसी तरह एरोमेटिक का भी अगर आप देखेंगे, है ना, तो यहाँ ब्रोमीन लगा हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा आपका ब्रोमोबेंजीन, है ना। अगर 2 ब्रोमीन लगा हुआ है, वन 3 डाइब्रोमो बेंजीन, है ना। अगर 3 लगा हुआ है, 1 3 5 ट्राइब्रोमो बेंजीन, है ना। इसी तरह से आप इसको आगे बढ़ते जाएंगे, है ना, जैसा दिया हुआ है नाम। और डिटेल नोमेनक्लेचर के लिए आप उस वीडियो को देख सकते हैं, है ना। अगर मान लेते हैं यहाँ अभी भी आपको फिर डाउट हो रहा है तो आप वहाँ पर देख सकते हैं। करेक्ट। इसके अलावा भी है जो कि बहुत इम्पोर्टेंट क्लास प्ले करता है यहाँ पर, है ना। जैसे हो गया आपका ये है CH3 CH और Cl2, है ना। यहाँ एक क्लोरीन है, यहाँ एक ही कार्बन पे अगर दोनों क्लोरीन लगा हुआ है तो इसको हम लोग कहते हैं क्या, ऐसे तो इसका नाम है आपका नॉर्मल में इथिलीडिन क्लोराइड। इसको हम लोग कहेंगे एक ही कार्बन में है तो इसको हम लोग कहेंगे जेम डाइक्लोराइड, है ना। जेम जेम जेमिनल, एक ही कार्बन पे अगर दोनों क्लोरीन है या दोनों हैलाइड है ना, मान लेते हैं फ्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, जो भी है, एक ही कार्बन पे अगर दोनों है तो उसको हम लोग जेमिनल कहेंगे। तो शॉर्ट फॉर्म जेम लिखते हैं, जेम डाइहैलाइड, इसमें है क्लोरीन तो जेम डाइक्लोराइड हो गया। करेक्ट। उसी तरह से अगर यहाँ पर CH2C CH2, इस पे एक क्लोरीन और इस पे एक क्लोरीन, दोनों का अगर आप देखेंगे तो मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा। करेक्ट। लेकिन यहाँ पर एक ही कार्बन पे दोनों क्लोरीन है, यहाँ पर 2 डिफरेंट कार्बन पे 2 क्लोरीन है, इसको हम लोग बोलते हैं एडजेसेंट कार्बन पे जो क्लोरीन है। करेक्ट। तो इसका नाम है इथिलीन डाइक्लोराइड। इसका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है ऑर्गेनिक इंडस्ट्री में, है ना, वॉश करने के लिए, आप ग्रीस वगैरह को वॉश करने के लिए भी यूज़ करते हैं। DCM बोलते हैं ना, डाइक्लोरो, है ना, सॉरी ये डाइक्लोरो इथेन है, एक मिथेन आता है, डाइक्लोरो मिथेन आता है, DCM जिसको बोलते हैं ना, तो इसका भी इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा यूज़ है ग्रीस वगैरह ये सब वॉश करने के लिए। करेक्ट। तो यहाँ पर 2 अलग अलग कार्बन पे क्लोरीन है तो इसको हम लोग बोलेंगे विसिनल। सो इसका शॉर्ट फॉर्म विसिनल डाई क्लोराइड, है ना। तो 2 अलग अलग कार्बन पे हो तो विसिनल, एक ही कार्बन पे दोनों क्लोराइड हो तो जेमिनल, तो जेम डाइक्लोराइड, यहाँ पर विसिनल विस डाइक्लोराइड, है ना। तो ये हो गया। और दो आपके पास है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको भी जानना ज़रूरी है, कभी कभी आपको कंपटीशन में भी पूछ देता है वो। जैसे हो गया आपका CH2 डबल बॉन्ड CHCl, है ना। डबल बॉन्ड मतलब sp2 कार्बन पे जो क्लोरीन लगा हुआ है, तो इसका नाम क्या है
ऐसे बोलते हैं इसको विनाइल क्लोराइड। ये विनाइल पोजीशन हो गया है ना। डबल बॉन्ड के साथ ही अगर क्लोरीन लगा हुआ है, मतलब sp2 कार्बन पे अगर लगा हुआ है, तो इसको हम लोग बोलेंगे विनाइल क्लोराइड। करेक्ट। और वही चीज़ CH2 डबल बॉन्ड CH, ठीक है, और उसके बाद फिर CH2 क्लोरीन अगर लगा हुआ है, तो ये जो कार्बन है ये आपका sp3 है, इसके बगल में sp2 है, मतलब एक कार्बन छोड़ के अगर लगा हुआ है, मतलब नेक्स्ट कार्बन पे अगर लगा हुआ है sp3, डबल बॉन्ड है, उसके नेक्स्ट कार्बन जो sp3 है उस पर अगर क्लोरीन लगा हुआ है, तो इसको हम लोग बोलेंगे एलाइलिक पोजीशन, है ना। तो एलाइल क्लोराइड, एलाइल क्लोराइड बोलेंगे इसको। करेक्ट। तो विनाइल हो गया, ये एलाइल हो गया। करेक्ट। विसिनल, जेमिनल, ये भी आपने जान लिया, ठीक है। सो अब नेक्स्ट क्या है, हम लोग नेचर ऑफ CX बॉन्ड देखेंगे, है ना। CX बॉन्ड, तो ये CX बॉन्ड क्या है, ये कुछ नहीं बल्कि ये आपका CH3X। X क्या है, आपका हेलोजन को रिप्रेजेंट करता है, जहाँ के X बराबर हो गया आपका फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, कुछ भी है ना। तो कार्बन और हेलोजन के बीच का बॉन्ड का नेचर क्या है ना, किस तरह से ये बनता है वो देखेंगे हम लोग। तो ये कार्बन है, करेक्ट, और यहाँ पर हेलोजन है। तो आपको मालूम है कार्बन और हेलोजन देखेंगे पीरियोडिक टेबल में, अगर आप लेफ्ट से राइट में जाते हैं तो कार्बन आता है आपका ग्रुप 14 में और हेलोजन आता है आपका ग्रुप 17 में। तो किसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगा? हेलोजन का ज़्यादा होगा, क्योंकि वो मोर राइट हैंड साइड में है ना। और लेफ्ट से राइट जाते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ता है। तो अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगा, आपको मालूम है ये बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन है, ये क्या करेगा, दोनों इलेक्ट्रॉन को हेलोजन अपने तरफ खींच कर रखेगा, तो जिसके कारण ये डेल्टा नेगेटिव हो जाएगा और ये आपका डेल पॉजिटिव हो जाएगा। करेक्ट, मतलब पार्शियल चार्ज डेवलप हो जाएगा, है ना, डाइपोल हो जाएगा यहाँ पर, है ना, पोलैरिटी जनरेट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये आपका जो है एक्स, जो हेलोजन है, ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, है ना। जब तक ये पोलैरिटी जनरेट नहीं होगा ये किसी और के साथ रिएक्शन करेगा नहीं, है ना। अगर दोनों में अगर डेल्टा सेम हो जाएगा, मतलब दोनों के बीच में अगर कोई डिफरेंस नहीं रहा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, तो ये किसी के साथ जल्दी रिएक्ट नहीं करेगा। करेक्ट। रिएक्ट तभी करेगा जब इस दोनों के बीच में कोई पोलैरिटी होगा, है ना। पोलैरिटी मतलब चार्ज सेपरेशन होगा, ठीक है, ठीक है। तो ये आप जान लिए कि यहाँ पर कैसे CX बॉन्ड के बीच में क्या नेचर है। तो जो भी यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है इस बॉन्ड में, 2 इलेक्ट्रॉन मिलकर एक बॉन्ड बनता है, ये दोनों क्या होगा, आपके हेलोजन साइड में चला जाएगा। करेक्ट, ड्यू टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ठीक है। तो आप साइज हेलोजन का कैसे इंक्रीज होता है देखते हैं। साइज ऑफ हेलोजन एटम, है ना, ये इंक्रीज करता है जैसे जैसे आप ग्रुप में नीचे की ओर जाते हैं, है ना। जैसे जैसे आप जाते हैं, ये सबसे छोटा साइज होता है, स्मॉलेस्ट, और ये लार्जेस्ट होता है ना, क्योंकि शेल आपका बढ़ रहा है ना, एक के बाद एक शेल बढ़ते जा रहा है, जिसके कारण क्या है, आपका ये साइज बढ़ रहा है। करेक्ट। तो उस हिसाब से जैसे साइज बढ़ रहा है तो CX बॉन्ड लेंथ क्या होगा, ये बॉन्ड का लेंथ क्या होगा आपका, किस तरह से बढ़ेगा, तो ऐसे ही बढ़ेगा, है ना। CF से ज़्यादा बॉन्ड लेंथ आपका CL का रहेगा, CCL से ज़्यादा बॉन्ड लेंथ आपका CBr का रहेगा, CBr से ज़्यादा बॉन्ड लेंथ आपका C आयोडीन का रहेगा। करेक्ट। और ये सब एल्काइल हैलाइड जो है आप प्रिपेयर कैसे कर सकते हैं, ये एल्काइल हैलाइड प्रिपेयर करने के लिए जो है आप अल्कोहल, है ना, अल्कोहल बहुत अच्छा सोर्स है, जिससे कि आप ये प्रिपेयर कर सकते हैं ना। हैलाइड्स आर बेस्ट प्रिपेयर्ड फ्रॉम अल्कोहल, है ना। अल्कोहल से जो है इसको आप डायरेक्टली प्रिपेयर कर सकते हैं। आप उसमें मैकेनिज्म SN1 SN2 हम लोग इसका केमिकल रिएक्शन में देखेंगे। करेक्ट। अब जो है इसका जो है हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज़ देखते हैं क्या है, उसके बाद फिर इसके सिंथेसिस में जाएंगे, है ना। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ आपका हेलो एल्केन्स का, ये कलरलेस होता है जनरली, है ना, कलरलेस। जब ये प्योर होता है ना, जब ये प्योर होता है तो ये कलरलेस होता है। करेक्ट। ये बहुत ही वॉलेटाइल नेचर का होता है और स्वीट स्मेल होता है इसमें, है ना, वॉलेटाइल होता है, इसका कंपाउंड वॉलेटाइल होता है, जल्दी आग पकड़ता है ना।
ठीक है। इसका मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट देखेंगे। है ना, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट देखेंगे। ठीक है। तो जो मिथाइल क्लोराइड है, जैसे आपका इस हेलोजन का मतलब एल्केन का जो फर्स्ट सीरीज सब है, जैसे मीथेन हो गया, है ना, इथेन हो गया, ये सब जनरली क्या होता है आपका मॉलिक्यूलर वेट कम होने के कारण, नंबर ऑफ कार्बन कम होने के कारण ये आपके जनरली जो है आपका गैसेस फॉर्म में ही रह जाता है ना। जैसे मीथेन मिथाइल क्लोराइड हो गया, जैसे CH3Cl हो गया, है ना, CH3Br हो गया, CH3, है ना, आयोडाइड हो गया ना, मिथाइल क्लोराइड, मिथाइल ब्रोमाइड, आपका इथाइल क्लोराइड, है ना, ये सब सब क्या है गैसेस फॉर्म में रहता है। कहाँ, किस पे, RT पे, रूम टेम्परेचर में, है ना। ठीक है। और हायर नंबर जैसे आपका होता है कि हायर मेंबर मतलब कि जैसे हो गया आपका यहाँ पर कार्बन 3, है ना, 3 से ज़्यादा जो है आपका वो क्या होता है लिक्विड स्टेट में रहता है, उससे भी ज़्यादा नंबर ऑफ कार्बन उसमें रहे तो वो सॉलिड स्टेट में चला जाता है। करेक्ट, समझ में आया। नंबर 3 से ज़्यादा अगर रहे इसी मिथाइल क्लोराइड के बगल में अगर प्रोपाइल क्लोराइड रहे तो वो लिक्विड फॉर्म में रहेगा, और ज़्यादा आगे जाएंगे आप तो आप देखेंगे क्या वो सॉलिड फॉर्म में। तो गैस, गैस से लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड फॉर्म में चला जाता है जैसे जैसे आप नंबर ऑफ कार्बन बढ़ाते जाते हैं, है ना। और बॉइलिंग पॉइंट में आते हैं। बॉइलिंग पॉइंट में क्या होता है कि जैसे आपका जो हेलाइड है, हेलाइड अगर उसमें लगा हुआ है तो इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, ज़्यादा होता है आपका नॉर्मल हाइड्रोकार्बन से, है ना। जैसे मान लेते हैं कि आपने इथाइल ब्रोमाइड लिया और आप अगर उसी मास का कोई हाइड्रोकार्बन लेंगे जिसमें कुछ भी नहीं जुड़ा हुआ है तो आप देखेंगे इथाइल ब्रोमाइड का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा कंपेयर टू उसके कंपेरेबल मोलिकुलर मास का जो भी आप लेंगे, है ना, जिसमें सिर्फ हाइड्रोकार्बन हो। करेक्ट। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो नॉर्मल हाइड्रोकार्बन है उसमें आप देखेंगे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नहीं होता है, तो आप देखेंगे उतना ज़्यादा डाइपोल डाइपोल वंडरवाल अट्रैक्शन उतना स्ट्रांग नहीं हो पाता है ना। लेकिन जैसे ही हेलोजन उसमें लग जाता है तो आप देखेंगे इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसमें लगता है ज़्यादा, और डाइपोल डाइपोल और वंडरवाल फोर्सेस काम करने लगता है ना, क्योंकि ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है तो बहुत सारा चांसेस है कि जैसे अगर मान लेते हैं फ्लोरीन लगा हुआ है तो वो क्या करेगा, अपना हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा तो वो एक्स्ट्रा और बॉन्ड बना दिया उसमें, है ना। तो जिसके कारण क्या होता है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ जो भी आप एल्काइल हैलाइड लेंगे वो ज़्यादा होता है कंपेयर टू सेम मास का सिर्फ हाइड्रोकार्बन अगर रहे तो। ठीक है। तो बॉइलिंग पॉइंट एल्काइल हैलाइड का किस सीरीज में रहेगा, जैसे RI मतलब एल्काइल आयोडाइड का सबसे ज़्यादा होगा, देन एल्काइल ब्रोमाइड का होगा, देन एल्काइल क्लोराइड का होगा, और सबसे कम जो है वो एल्काइल फ्लोराइड का होगा, है ना। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि जैसे जैसे साइज इंक्रीज करता है मास ऑफ हेलोजन भी बढ़ता है। करेक्ट। और उससे क्या होता है वंडरवाल फोर्सेस भी जो है उसका इंक्रीज कर जाता है। तो जैसे 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 आयोडीन, इसमें आयोडीन जो है वो आयोडाइड फॉर्म में रहता है ना, I-, यहाँ ये Br- रहता है, ये क्लोराइड माइनस है, ये फ्लोराइड F- है तो फ्लोराइड हो गया। ठीक है। तो आप देखेंगे इसका साइज ज़्यादा बड़ा है, ये थोड़ा कम है, ये थोड़ा कम है, ये एकदम कम है ना। जैसे जैसे साइज ज़्यादा बढ़ेगा, है ना, तो मास भी बढ़ रहा है उसका। करेक्ट, क्योंकि नीचे आ रहा है शेल में, है ना, शेल बढ़ रहा है, नंबर ऑफ शेल, और उससे क्या होगा वंडरवाल फोर्सेस भी उसका इंक्रीज कर रहा है तो उसको होल्ड करके रखने का ज़्यादा कैपेसिटी होगा, तो बॉइलिंग पॉइंट भी आपका बढ़ रहा है ना। और दूसरा क्या है आपका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, इंक्रीज करेगा कैसे, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज रहेगा अगर वो नॉर्मल हेलोजन रहेगा, और अगर वो ब्रांच कर लिया तो फिर उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा आपका, वो डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है। जैसे जैसे ब्रांचिंग बढ़ेगा बॉइलिंग पॉइंट घट जाएगा। जैसे यहाँ पे हम लोग देखते हैं, है ना, जैसे कि आप ले लीजिए एक CH3 CH2 CH2 CH2Br, एक ले लीजिए CH3 CH2 CH CH3Br, ये ब्रांच हो गया। ठीक है। और एक ले लीजिए CH3 CH3 CH3Br। ठीक है। तो आप हर में देख रहे हैं 1 2 3 4 कार्बन है, इसमें भी 4 कार्बन है, इसमें भी 4 कार्बन है, लेकिन यहाँ कोई ब्रांचिंग नहीं है, इसमें एक ब्रांच है, यहाँ पर
आप देख रहे हैं ये पूरा ब्रांच भरा हुआ है ना। तो ये सब का टेम्परेचर जो है, बॉइलिंग पॉइंट जो है, देखिए कैसे चेंज हो रहा है। ये 375 केल्विन है, ये 364 केल्विन है, तो ये है 346 केल्विन। मतलब जैसे जैसे ब्रांचिंग बढ़ रहा है सेम नंबर ऑफ कार्बन में, मतलब मॉलिक्यूलर मास में, आप क्या देख रहे हैं, उसका बॉइलिंग पॉइंट भी डिक्रीज हो रहा है। करेक्ट। उसी तरह से जो है हम लोग देखेंगे एरोमेटिक में क्या हो रहा है ना। जैसे आपका है ना 1,2 डाइक्लोरो है, एक आपका है 1,3 डाइक्लोरो है, और एक आपका है 1,4 डाइक्लोरो है ना। तो दोनों देखते हैं इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना है, 453 केल्विन, इसका 446 केल्विन, इसका 448 केल्विन है ना। मेल्टिंग पॉइंट क्या है, 256 केल्विन, 249 केल्विन और 323 केल्विन। ठीक है, तो आप क्या देख रहे हैं कि 1,2 में जो इसका बॉइलिंग पॉइंट है वो सबसे ज़्यादा है, उसके बाद कहाँ है 1,4 में है, और सबसे कम जो है वो 1,3 में है। करेक्ट। उसी तरह मेल्टिंग पॉइंट आप क्या देख रहे हैं, सबसे ज़्यादा जो है ये 1,4 में है मेल्टिंग पॉइंट, फिर जो है आप देख रहे हैं 1,2 में है, और सबसे कम जो है 249 केल्विन में है। करेक्ट। तो इसमें बहुत सारा चीज़ रोल प्ले करता है। जैसे आपका 1,2 है ना, यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, ये क्लोरीन है, डेल्टा नेगेटिव है, ये भी इधर से जाएगा, डेल्टा नेगेटिव है, लेकिन इसके पास जो है लोन पेयर है वो बेंजीन को देगा। तो बहुत सारा रोल फैक्टर प्ले करता है, जो कि हम लोग आगे डिस्कस करेंगे इसके बॉइलिंग पॉइंट में जो है क्यों ऐसा चेंजेस आ रहा है। करेक्ट। तो ये ऐसे नहीं है कि आप सिंपल देख रहे हैं और तो आप अरेंज कर सकते हैं उसको। ठीक है, तो इस तीनों में जो स्टेबल है, जो ज़्यादा स्टेबल है उसका बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होगा, और जो ज़्यादा स्टेबल है उसका मेल्टिंग पॉइंट भी ज़्यादा होगा। करेक्ट। और बॉइलिंग पॉइंट एक और फैक्टर से डिपेंड करता है कि अगर उसमें हाइड्रोजन बॉन्ड कहीं से भी आ रहा है, या नॉर्मल वंडरवाल इंट्रैक्शन अगर कहीं और से भी आ रहा है, तो वो क्या करेगा, वहाँ पर उसका बॉइलिंग पॉइंट अपने आप इंक्रीज़ कर जाएगा, है ना। तो ये भी एक चांसेस है बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होने का। ठीक है, उसके बाद है आपका डेंसिटी है, सॉलिबिलिटी है। ठीक है, तो डेंसिटी क्या है आपका, ये नॉर्मल क्या है, वाटर से ये हेवियर होता है क्योंकि वहाँ H2O है, ऑक्सीजन है, लेकिन एक्सक्यूज मी, यहाँ पर आपका हेलोजन है। करेक्ट। तो ऑब्वियसली डेंसिटी बढ़ेगा। सो डेंसिटी आपका इंक्रीज करेगा विद इंक्रीज इन नंबर ऑफ कार्बन एटम, है ना। नंबर ऑफ हेलोजन एटम जैसे जैसे बढ़ेगा डेंसिटी इंक्रीज करेगा, है ना। सो एटॉमिक मास ऑफ द हेलोजन एटम जैसे CH2Cl2 है। ठीक है, को हम यहाँ दिखा देते हैं। जैसे आपका CH2Cl2 है तो ये 1.336 ग्राम पर ml हुआ, है ना। उसी तरह से अगर ये CHCl3 है तो ये 1.489 ग्राम पर ml है। अगर ये CCl4 है ना, टेट्राक्लोरोमीथेन, तो ये 1.595 ग्राम पर ml है ना। तो देख रहे हैं 2 क्लोरीन है तो डेंसिटी कम है, 3 क्लोरीन आया तो डेंसिटी बढ़ा, 4 क्लोरीन आया तो डेंसिटी और बढ़ गया, क्योंकि एरिया आपका जो कार्बन है वो एक ही है, लेकिन उसमें जो है आप देख रहे हैं कि साइज ऑफ एटम जो है वो बढ़ रहा है। हाइड्रोजन का साइज बहुत कम है, क्लोरीन का बहुत ज़्यादा है ना। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी हाइड्रोजन का कम है, क्लोरीन का बहुत ज़्यादा है। तो उस कारण से क्या हो रहा है, यहाँ पर डेंसिटी भी इंक्रीज होते जा रहा है जैसे जैसे आप नंबर ऑफ हेलोजन को ऐड करते जा रहे हैं, है ना। इसका सॉलिबिलिटी क्या है, सॉलिबिलिटी क्या है, ये स्लाइटली सॉल्युबल है, वाटर में बहुत ज़्यादा सॉल्युबल नहीं है ये। करेक्ट, बहुत ज़्यादा सॉल्युबल नहीं है, लेकिन ये क्या होता है आपका मैक्सिमम जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है उसको ये अपने में डिसॉल्व कर लेता है ना, जो कि वाटर में सॉल्युबल नहीं हो पाता है। तो मैक्सिमम ऑर्गेनिक कंपाउंड को क्या करता है, ये अपने में डिसॉल्व कर लेता है और हेल्प करता है इंडस्ट्री में सिंथेसिस प्रोसेस को कंटिन्यू करने में आगे में। ठीक है, तो इसी के साथ जो है ये पहला पार्ट आपका हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरिन्स कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट हम लोग जो है इसका केमिकल रिएक्शंस देखेंगे, है ना, और आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, है ना, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।